एक ऐसा शहर जहां एक दो नहीं 20,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज एक साथ चल रही है। 1970s और 80s के टाइम हरियाणा के टोटल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ इस एक अकेले शहर से आ रहा था। जब गुरुग्राम मैप पर ठीक से एग्जिस्ट भी नहीं करता था, इस शहर में बाटा, एस्कॉर्ट्स, आइशर और कैलविनेटर जैसे मेगा ब्रांड्स अपनी मेगा फैक्ट्रीज चला रही थी। लोगों के पास इतना काम था कि शहर की 85% वर्कफोर्स ब्लू कॉलर थी। ये सिटी इतने बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर रहा था कि पूरे देश में इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता था। जिस शहर ने सालों तक पूरे नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी को उठाया, आज उसके पास अपने 20 लाख लोगों के लिए खुद की एक सिटी बस सर्विस तक नहीं है। जिस शहर को रेफ्यूजीज ने अपने हाथों से बनाया था, आज वहाँ गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्च करके यमुना पे मंजावली ब्रिज बना देती है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए कनेक्ट करने वाला रोड बनाना भूल जाती है। और जो शहर पूरे देश के लिए प्राइड था, आज WHO उसे दुनिया का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड शहर कह रही है। लोग मजाक में इसे फकीराबाद कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद की। वहीं जो नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एम्पायर हुआ करता था, आज इतनी बुरी तरह से कैसे गिर सकता है, आइए देखते हैं। वैसे आप में से बहुत लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मी एंड आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूँ झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, बिल्ट बाय हैंड। 1947 पार्टीशन के ठीक बाद लाखों रेफ्यूजीज अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली पहुंच रहे थे। सिर्फ पुराना किला कैंप में ही 30,000 से ज़्यादा लोग टेंट्स में रह रहे थे। ये लोग वेस्ट पंजाब और देरा इस्माइल खान से आए थे। ये लोग कोई लेबरर्स नहीं थे, ये शॉपकीपर्स थे, मनी लैंडर्स थे। लेकिन हालात इतने खराब थे कि 1949 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने खुद पंजाब के सीएम को लेटर लिखा कि इस रेफ्यूजी टाउनशिप का काम फास्ट करवा दो, ज़रूरत पड़े तो सीधा आर्मी को भी बुला लो। इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने एक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया और उसके चेयरमैन बने खुद राजेंद्र प्रसाद, तब इंडिया के प्रेसिडेंट। सोचिए, एक रेफ्यूजी कैंप को डायरेक्ट प्रेसिडेंट की अटेंशन मिल रही थी। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि शहर का प्लान किसी गवर्नमेंट इंजीनियर को नहीं बनाने दिया गया। इसे डिजाइन किया था फ्रीडम फाइटर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। उनका आइडिया एक कोऑपरेटिव मॉडल का था, यानी रेफ्यूजीज खुद अपना घर बनाएंगे, अपनी रोड्स बनाएंगे और लैंड के बदले अपना लेबर देंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये चीज़ नहीं हो सकती। एक शॉपकीपर, मनी लेंडर्स कभी ये काम नहीं कर सकते। लेकिन पीएम नेहरू ने उन इंजीनियर्स को ओवर रूल कर दिया और रिजल्ट सिर्फ 3 साल के अंदर 1949 से 1952 के बीच जो ज़मीन पूरी तरह से बैरन थी, वहाँ बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के घर बन गए, रोड्स बन गई और छोटी फैक्ट्रीज भी लग गई। देखते देखते 1951 में बाटा वहाँ आई और हज़ारों रेफ्यूजीज़ को डायरेक्ट जॉब्स दी। फिर एस्कॉर्ट्स आई, आइशर आई। 1960s आते आते 500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ स्टार्ट हो गए थे। 15 अगस्त 1979 को जब फरीदाबाद ऑफिशियली एक डिस्ट्रिक्ट बना, तब यहाँ 22,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स चल रही थी, जिसमें 85% जॉब्स ब्लू कॉलर थी। ये वही शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स थे जिन्हें गवर्नमेंट के इंजीनियर्स रिजेक्ट करके बैठे थे, और उन्होंने बिना किसी पॉलिटिशियन के मास्टर प्लान के या बिना किसी कैपिटलिस्ट फंड के नॉर्थ इंडिया का सबसे एफिशिएंट इंडस्ट्रियल इंजन बनाकर दिखा दिया। एक ऐसा शहर जिसका नाम पड़ गया था मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। चैप्टर 2, द ब्यूरोक्रेटिक हाईजैक। लेकिन चीज़ें यहाँ से पलटना शुरू होती हैं। इस कोऑपरेटिव मॉडल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और वो गलती ये थी कि ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था। और इंडिया में जब भी कोई चीज़ बिना ब्यूरोक्रेसी के सक्सेसफुली चल जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी उस पर अपना कंट्रोल लेने आ ही जाती है। जो डेवलपमेंट बोर्ड पहले सेमी ऑटोनॉमस था, जहाँ रेफ्यूजी लीडरशिप की सीधी बातें गवर्नमेंट तक जाती थी, उसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एक ट्रैप। एक डिपार्टमेंट जो लैंड देखेगा, एक जो इंडस्ट्री देखेगा और एक जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा। एक सिंगल विंडो सिस्टम को तोड़कर अब हर छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज की साइन लगने लगी थी। कमला देवी जी ने खुद पीएम नेहरू को लेटर लिखकर इस टेक ओवर के अगेंस्ट बात की थी, लेकिन जवाब आया पर डिसीजन नहीं बदला। इस ब्यूरोक्रेटिक हाईजैक का असर सालों बाद दिखा जब लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ था। 1995 से 2005 के बीच नई मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस ने फरीदाबाद आना ही बंद कर दिया। जो कंपनीज पहले से वहां थी वो भी शिफ्ट हो गई। रेड टेप, पावर शॉर्टेज और अनएंडिंग लेबर इश्यूज ने उनको वहां से निकलने के लिए फोर्स कर दिया। इसी टाइम में एस्कॉर्ट्स ग्रुप, जो इस सिटी की जान थी, उसने यामाहा, जेसीबी और फोर्ड के साथ अपनी सबसे वैल्यूएबल जॉइंट वेंचर्स भी खो दी। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर लेसन्स फ्रॉम गुड़गांव ने इस डाउनफॉल को पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लेन किया है। उन्होंने लिखा है कि फरीदाबाद में डिसीजन मेकिंग इतनी फ्रेगमेंटेड और टूटी हुई थी कि बेसिक डेवलपमेंट प्रैक्टिकली एक प्रॉफिट मेकिंग लेवल से भी नीचे गिर चुकी है।
और ये सिर्फ उन रेफ्यूजीज का नुकसान नहीं था, गवर्नमेंट ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। सोचिए, जिस दिन उन रेफ्यूजीज ने बिना गवर्नमेंट के पूरा शहर चलाकर दिखा दिया, गवर्नमेंट ने उनसे कंट्रोल छीन लिया। शायद इस डर से कि अगर ये सेल्फ मेड मॉडल सच में लंबे वक्त तक चल गया तो आम लोग पूछने लगेंगे कि हमें इतनी हैवी गवर्नमेंट मशीनरी की क्या जरूरत है। वैसे क्या आप भी इससे एग्री करते हैं? बताइए कमेंट्स में। चैप्टर 3 गुड़गांव शॉर्टकट। अब आता है 1970s में। हरियाणा गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि स्टेट का अगला बड़ा ग्रोथ पूल कहाँ आएगा। उनके पास दो ऑप्शंस थे। एक तरफ था फरीदाबाद, जिसके पास डेकेड्स पुराना इंडस्ट्रियल बेस था, एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स था और बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर था। और दूसरी तरफ था गुड़गांव, जहां प्रैक्टिकली कुछ नहीं था, सिर्फ खाली बंजर जमीन थी। लेकिन गुड़गांव के पास एक ऐसी सुपर पावर थी, एक शॉर्टकट था। अनलाइक फरीदाबाद, गुड़गांव में लैंड डायरेक्टली प्राइवेट डेवलपर्स खरीद सकते थे और अपनी मर्जी से शहर को डिजाइन कर सकते थे। यहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ एक कंपनी, एक डिसीजन और एक ही सिग्नेचर चाहिए था, जिसका सबसे बड़ा फायदा उठाया डीएलएफ ने। 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की पॉलिसीज के चलते डीएलएफ को प्रैक्टिकली दिल्ली से बाहर ही निकाल दिया गया था। उन्होंने गुड़गांव में सस्ती फार्मलैंड खरीदी और बिना किसी मल्टी एजेंसी अप्रूवल या रेड टेप के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। बट सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट तो 1983 में आया था, जब इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाली कंपनी मारुति अपना मेगा प्लांट लगाने आती है और उसके लिए गुड़गांव को सिलेक्ट करती है। ये डिसीजन लॉजिकली बहुत अजीब था, क्योंकि फरीदाबाद के पास ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स और ऑटो पार्ट्स बनाने का सालों का एक्सपीरियंस था। वहीं गुड़गांव के पास ये ऑप्शंस नहीं थे, वहां बस एक इजी और फास्ट अप्रूवल सिस्टम था बस। लेकिन मारुति के आते ही पूरा इकोसिस्टम उस तरफ खींच गया। 1980s में ऑटो कंपोनेंट्स आए, 1990s में आईटी और बीपीओ बूम आया और जो गुड़गांव कल तक मैप पर ठीक से दिखता तक नहीं था, वो देखते ही देखते मिलेनियम सिटी बन गया। और गुड़गांव का ये कॉर्पोरेट बूम रियल प्रूफ है कि मार्केट हमेशा उनको रिवॉर्ड करती है जिनके पास फ्यूचर रेडी स्किल्स होते हैं। अगर आप भी आज के कट थ्रोट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने करियर को मिलेनियम स्पीड देना चाहते हैं तो पुराने स्किल से काम नहीं चलेगा। आपको एआई, एमएल और मैनेजमेंट जैसी स्किल से अपस्किल करना पड़ेगा। इस मिशन में अपग्रेड के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस और डिग्री प्रोग्राम्स आपके साथ जुड़े हैं। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 4 अ सिटी लेफ्ट बिहाइंड। अब तक हमने देखा कि फरीदाबाद को ब्यूरोक्रेसी ने दबाया और गुड़गांव को एक लंबा शॉर्टकट मिल गया। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या फरीदाबाद का इस तरह से पीछे छूट जाना सिर्फ एक एक्सीडेंट था? वेल, नहीं। जैसे ही गुड़गांव में लैंड प्राइसेस आसमान छूने लगी, डीएलएफ जैसे डेवलपर्स के पास अब सिर्फ एक प्लॉट नहीं बचा था, उनके पास एक पूरा फाइनेंशियल एम्पायर तैयार हो गया था। गुड़गांव तभी ठीक से ग्रो करेगा जब उसके आसपास कोई और टक्कर का कंपटीशन खड़ा ना हो। रीजनल रिपोर्टिंग में बार बार एक सच सामने आया कि पॉलिटिशियंस और रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक ऐसा नेक्सस जिसने जानबूझकर फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को साइड कर दिया ताकि गुड़गांव में लगाए गए उनके करोड़ों रुपए डूब ना जाए। इस नेक्सस का प्रूफ सिर्फ गवर्नमेंट फाइल्स में नहीं, सीधा रोड्स पर भी दिखता है। गुड़गांव और फरीदाबाद हरियाणा के दो सबसे बड़े नेबरिंग सिटीज जो सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर है, लेकिन 2011 तक इन दोनों के बीच का रास्ता सिर्फ एक सिंगल लेन हाईवे था। एक शहर जो हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, उसके पास अपने सबसे बड़े पड़ोसी तक जाने के लिए एक बेसिक 2 लेन रोड तक नहीं था। और 1990 से 2010 का जो सबसे क्रिटिकल डेकेड्स थे, उसमें फरीदाबाद की ग्रोथ प्रैक्टिकली नेगेटिव में चली गई थी। गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव नहीं दिया जिससे पुरानी फैक्ट्रीज खुद को मॉडर्नाइज कर सके या नए इन्वेस्टमेंट्स आ सके, जबकि ठीक उसी वक्त गुड़गांव पर टैक्स ब्रेक्स और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स की बारिश हो रही थी। ऊपर से फैक्ट्री की प्रॉब्लम अलग थी। 1950s में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉट हुए थे वो उस जमाने की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बने थे, छोटे शेड्स, बेसिक मशीनरी। 1990s तक जब स्केल बढ़ाने का वक्त आया तब ये प्लॉट्स इतने छोटे पड़ गए कि मॉडर्न टेक्निक से काम नहीं हो सका। और जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, फॉरेन मल्टीनेशनल्स को इंडिपेंडेंटली काम करने की फ्रीडम मिल गई। फरीदाबाद का पुराना जॉइंट वेंचर मॉडल जहां लोकल पार्टनर जरूरी होता था, अपने आप ऑब्सोलीट होता गया। तो ये सिर्फ ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम नहीं थी, दिस वॉज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस। सिटी के अंदर अनप्लैन्ड कॉलोनीज और स्लम्स भी बढ़ते गए। आगरा और गुड़गांव कनाल जो कभी सिटी की लाइफलाइन हुआ करती थी, वो ओपन सीवेज में बदल गए। लोग मजाक मजाक में इस शहर को फकीराबाद बुलाने लगे और 2018 में ये मजाक एक रियलिटी बन गया जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फरीदाबाद को दुनिया का सेकंड सबसे पॉल्यूटेड सिटी डिक्लेयर कर दिया। आज भी हरियाणा के टोटल जीएसटी कलेक्शन में गुड़गांव ऑलमोस्ट 45% कंट्रीब्यूट करता है और फरीदाबाद दूसरे नंबर पर रहकर 20% देता है। मतलब स्टेट का 65% से ज्यादा टैक्स सिर्फ इन 2 सिटीज से आता है
और इन रिटर्न इन दोनों को क्या मिला? एक को ग्लास टावर्स, फॉर्च्यून 500 ऑफिसेज और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, वहीं दूसरे को वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में जगह। सेम स्टेट, सेम डेकेड, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट आउटकम्स। चैप्टर 5 दी सेकंड चांस। पर अब शायद लग रहा है कि 75 इयर्स के बाद एक सॉलिड रे ऑफ होप के चलते फरीदाबाद की किस्मत एक बार फिर चेंज हो सकती है। और इस बार रीजन है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। हरियाणा गवर्नमेंट ने फरीदाबाद पलवल कॉरिडोर पर ऑलमोस्ट 9000 एकर्स का एक मेगा इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस किया है। ये नॉर्मल एक्सपांशन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली नए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा और जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक पड़ेगा। इसके साथ ही 15,000 करोड़ का RRTS रैपिड रेल का प्लान भी अब फरीदाबाद तक एक्सटेंड किया जा रहा है, जिससे अब नोएडा और गुड़गांव सिर्फ 20 मिनट्स में कनेक्ट हो जाएंगे। और तो और फरीदाबाद के प्रॉपर्टी प्राइसेस नोएडा गुड़गांव के कंपैरिजन में कम रहे हैं, बट अब इन डेवलपमेंट्स के चलते वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इन माय ओपिनियन फरीदाबाद के लिए दिल्ली अभी भी दूर है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।